जॉन के चेहरे पे भी मुस्कान थी और कह रहे थे, अभी तो तुम्हें बहुत सारी जानकारी पता नहीं है। क्या तुम ये सोचते हो कि हर कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? मैं किसी भी टाइप के फिजिकल अटैक को रोक सकता हूँ और विस्फोट की ऊर्जा भी एक इसी तरह का अटैक है। अचानक जॉन के स्पेस के अंदर में सभी डिमन डॉग्स ब्लास्ट कर जाते हैं। ब्लास्ट का इम्पैक्ट सच में काफी ज्यादा था। उसकी ऊर्जा कई टन टीएनटी की विस्फोट की बराबर थी। तभी जॉन को ये भी आइडिया आया कि इसे अपने स्पेस के अंदर ज्यादा देर नहीं रोकना है। इन लोगों ने जो मुझे तोहफा दिया है इन्हें वापस कर देना चाहिए। तब देखते हैं ये लोग किस तरह से बच पाते हैं और उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके डायमेंशन के अंदर से वही अटैक जो कि अभी अभी जिंगोजी ने किया था, उसी की अटैक उसी की तरफ जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। विस्फोट की किरणें निकलने लगी। अचानक जिंगोजी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पहाड़ पे खड़े इक्लिप्स समूह के लोगों को अब डर लगने लगा, क्योंकि ये अटैक जो कि उनके तरफ आ रहा था, क्योंकि अगर ये अटैक से उन लोगों को लगती है तो उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जिंगोजी चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे नहीं, ये अटैक हमारी तरफ आ रहा है जो कि 500 टन टीएनटी विस्फोट के बराबर है। तभी फिनिक्स वानरेन ने देखा कि जॉग ने उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया है। वहाँ पे मायूमी और उनके टीम के बहुत सारे मेंबर्स थे। अगर ये अटैक को नहीं रोका गया तो ये सभी मारे जाएंगे। मेन इम्पोर्टेंट टाइम में फिनिक्स वानरेन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शील्ड के तौर पे सामने खड़े हो जाते हैं। उसके शरीर में बहुत ही तेजी के साथ फिनिक्स ब्लड जल रहा था। उसके ठीक पीछे भी फिनिक्स की छवि बन चुकी थी। जॉन के खतरनाक हमले के सामने उसने अपनी बाहों को फैला दिया। अटैक सीधे जाकर के फिनिक्स वानरेन से टकरा गई। उसके शरीर के कपड़े फट गए, बॉडी पार्ट्स बिखर गए। उसी जगह पे तुरंत मारा गया। लेकिन फिनिक्स की अमर एबिलिटी की वजह से फिर से वह जी उठता है, लेकिन फिर भी वह काफी चिंतित नजर आ रहा था। ये सामने वाला व्यक्ति जिंगोजी के डिमन डॉग्स के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जॉन को काफी ज्यादा कमजोर समझा है। हम लोगों ने सोचा था जॉन की स्पेस पावर पानी की टैंक की तरह है, अगर इसमें पर्याप्त ऊर्जा डाल दी जाए तो यह फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये किसी स्प्रिंग की तरह है, उस पे लगने वाली फोर्स बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो वह उस फोर्स को रिफ्लेक्ट कर देगी। जिंगोजी काफी ज्यादा हैरान थे। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, क्या इस तरह से ये व्यक्ति लेजेंडरी नंबर 1 डिफेंस एबिलिटी यूजर नहीं है? ये तो बहुत बड़ा सरदर्द हो गया। वैसे भी जोंग जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं वह डिफेंस है। उन्हें मालूम है कि युआन कोंगे और डेंसेटोंग जैसे पावरफुल म्यूटेंट्स को भी मारा जा सकता है। जिंगोजी अपनी टीम के मेंबर से कह रहे थे, इससे आप लोग डील नहीं कर सकते, इस व्यक्ति से मुझे ही निपटना होगा, इसलिए आप लोग दूसरे टीम मेंबर्स के साथ निपट सकते हैं और सिमोनो मायोमी की प्रोटेक्शन करना। सिमोनो अपनी घोस्ट एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था, बॉस चिंता न करे, मायोमी की सुरक्षा करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसे सुरक्षित रखूंगा। फिनिक्स वानरेन जॉन की ओर देखते हुए कह रहे थे, तो ठीक है, आपको इसे आजमाना चाहिए। उसने अपनी उंगली से 10 ब्लड ड्रॉप जॉन की तरफ फेंक दिए। ये फिनिक्स वानरेन की एबिलिटी डीमन सप्रेसिंग हेल फायर थी, जो कि ब्लड से फ्लेम कौवे में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जो कि काफी स्पीड के साथ जॉन की ओर बढ़ गया। फिनिक्स वानरेन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की है। जॉन्ग ये देखकर काफी शौक में थे। डेंसेटोंग की मृत्यु से पहले उसने फिनिक्स वानरेन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की थी, इसीलिए उसने फ्लेम कौवे को अपने डायमेंशन के अंदर में रखने के बारे में नहीं सोचा। उस फ्लेम कौवे से बचने के लिए डुअल डोर पोर्टल बनाकर दूसरी जगह पे निकल गए, लेकिन वे सभी फ्लेम कौवे ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। जॉन्ग उन सभी कौवे की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, लगता है ये सभी कौवे को नहीं मारा गया तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमला करना जारी रखेंगे। और वह सोच रहे थे, जैसा कि होली सिल्वर बुलेट म्यूटेंट्स की डिफेंस को तोड़ सकते हैं, तो हो ना हो इन अग्नि कौवों को भी नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। उसने अपने पास से 2 पिस्टल निकाल लिए और अग्नि कौवे पे निशाना लगाना शुरू कर दिया। 2 गोलियां चलने की साउंड सुनाई दी। 2 अग्नि कौवे को गोली लगते ही बिखर गए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कौवे थे। जैसे ही जॉन्ग की ध्यान 2 अग्नि कौवे को मारने पे गई, 3 अग्नि कौवे जॉन्ग की ओर स्पीड के साथ आ गए। जॉन्ग को भी ये समझ में आ गया, अगर ये कौवे मुझसे टच होते हैं तो पूरी बॉडी जल सकती है। तभी जॉन्ग ने फैसला किया, अपने डायमेंशन गेट को ओपन करके तीनों कौवे को अपने डायमेंशन के अंदर ले लेना चाहिए, और वे तीनों कौवे डायमेंशन के अंदर चले गए। जॉन्ग ने भी एक राहत की सांस ली, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा। स्पेस के अंदर जाने के बाद तीनों अग्नि कौवे स्पेस में ब्लास्ट होकर बिखर गए। उसे साफ तौर पे ये महसूस हो रहा था कि उसकी स्पेस पावर डिस्ट्रॉय हो रही है।
ये तो कुछ ऐसा है साफ समुद्र के पानी में 3 गंदे बूंदे गिर जाए और फैलने लगे। लेकिन ये कोई ऊर्जा हमला एनर्जी ब्लास्ट की टाइप का नहीं था, बल्कि कोई अलौकिक पॉइजन टाइप से था जिसे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये तो अच्छा हुआ, सौभाग्य से उसकी स्पेस काफी बड़ी थी। 3 अग्नि कौवे उसे बर्बाद करने के लिए काफी नहीं थे, उनके पास पर्याप्त पावर नहीं थी। लेकिन अगर इनकी मात्रा और भी ज्यादा हो जाती तो फिर डायमेंशन गेट को ओपन नहीं किया जा सकता और इस तरह की कंडीशन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जॉन्ग ने त्यानलोंग पायरेट्स और इक्लिप्स समूह के लोगों की चिंता बढ़ाने के लिए उसने अपने माइक्रोफोन की साउंड को बढ़ा दी ताकि बैटलफील्ड में सारे लोग आवाज को सुन सके और कह रहे थे रिकार्नेशन टीम 20 मिनट में यहाँ आने वाली है, हमें सिर्फ 20 मिनट के लिए आप लोगों को रोकना है, उसके बाद आप लोग हार जाओगे, आप लोगों की जीतने की कोई संभावना नहीं है। जॉन्ग उनके दिलों में चिंता बढ़ाना चाहते थे ताकि वे लोग गलती करें। फिनिक्स वानरेन कह रहे थे तो ठीक है, हम उससे पहले आप लोगों को मार देंगे, हम तुम्हें फिर से एकजुट होने का मौका नहीं देंगे। जॉन्ग अपने बैटल सूट के साथ उड़ते हुए सोच रहे थे, ये तो अच्छा हुआ मैंने डेंग युआनबो से एक कैप्टन लेवल का बैटल सूट मांग ली थी जिसकी वजह से मैं इस वक्त उड़ सकता हूँ। जॉन्ग हमेशा से म्यूटेंट्स के साथ एक डिस्टेंस बनाना चाहते थे ताकि स्नैपिंग में काफी आसानी हो सके। इसका सॉल्यूशन उसे डेंग ग्रुप के पास मिल गया था और ये उड़ने वाली एबिलिटी टू वर्ल्ड एब्सोल्यूट डायमेंशन के साथ मिलकर और भी कारगर हो जाती है। फिनिक्स वानरेन जॉन्ग को देखने के बाद कह रहे थे ये साला इतना ऊंचा क्यों उड़ रहा है। फिनिक्स वानरेन टेंगू टीम के बाकी मेंबर्स की ओर बढ़ने लगे और कह रहे थे अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, अगर तुम नीचे नहीं आते हो तो मैं तुम्हारे साथियों को मार दूंगा। जॉन्ग इस वक्त काफी ऊपर में थे, सभी लोग चींटियों की तरह नजर आ रहे थे। अगर कोई जॉन्ग पे अटैक भी करेगा तो उसे काफी आसानी से रोक लिया जाएगा। पूरी बैटलफील्ड उनके सामने थी। तभी जॉन्ग को एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ गई। मायोमी जो कि किसी पहाड़ के कोने पे इस वक्त छिप रही थी, ये मुझे मिल गई। डेंसेटोंग ने मरने से पहले काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी थी। मायोमी फ्यूचर प्रिडिक्शन करने की एबिलिटी रखती है। डेंसेटोंग जब फिनिक्स युआनरेन से लड़ रहे थे उस वक्त फिनिक्स युआनरेन की 5 सेंसर्स ब्लॉक थे, फिर भी वह जानते थे कि अटैक किस ओर से आने वाला है। दूसरे शब्दों में फिनिक्स युआनरेन को मारने के लिए सबसे पहले मायोमी को मारना होगा। जॉन्ग ने तुरंत अपने पास से थंडर स्ट्राइक स्नाइपर राइफल निकाल ली। कह रहे थे ठीक है रोनिन, मैं तुम्हारे मायोमी को मार दूंगा। फिनिक्स वानरेन टेंगू टीम के लोगों को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर वह तुरंत रुक गए क्योंकि उनके लिए मायोमी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि उन्हें जो जानकारी मिली थी उससे ये भी पता चलता था कि जॉन्ग एक शार्प शूटर है, कोई भी लंबी दूरी का निशाना उससे बच नहीं सकता। अगर मायोमी बैटलफील्ड में नहीं रहेगी तो फिर 5 मिनट के अंदर क्या होने वाला है फिनिक्स वानरेन को पता नहीं चलेगा। मायोमी के बिना उसकी फाइटिंग एबिलिटी इतनी कम हो जाएगी कि कोई वॉइस कैप्टन लेवल का म्यूटेंट भी उसे मार देगा। आगे सोच रहे थे उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर मायोमी को जाकर बचाना है या तो फिर टेंगू टीम के सारे लोगों को मारना है। टेंगू टीम के लोगों को मारने का काफी अच्छा मौका है और शायद इतना अच्छा मौका दोबारा उन्हें नहीं मिल सकता।